दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल NTA नेट पॉलिटिकल साइंस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्षेत्रवाद की। क्षेत्रवाद जो कि भारतीय राजनीति में वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी समस्या है या बड़ा मुद्दा है, इसके विषय में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि क्षेत्रवाद से जो राजनीति है वो काफ़ी अधिक प्रभावित होती है और इसलिए ही क्षेत्रवाद को राजनीति में अध्ययन किया जाता है। तो आज हम जानेंगे कि क्षेत्रवाद किसे कहते हैं, क्षेत्रवाद में क्या क्या इसके प्रकार होते हैं और क्षेत्रवाद में के सम्मुख क्या क्या चुनौतियां हैं और कैसे इन चुनौतियों को हम समाधान कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने वीडियो को। क्षेत्रवाद एक ऐसी अवधारणा है जहां व्यक्ति अपने आप को संकुचित कर लेता है। अगर हम क्षेत्रवाद का अर्थ देखें तो क्षेत्रवाद कैसी धारणा है जहां व्यक्ति अपने आप को संकुचित कर लेता है, अपने विचार को किसी स्थान के दृष्टिकोण से क्या है संकुचित कर लेता है। जबकि क्षेत्रवाद के विपरीत क्या होगा, विश्ववाद या वसुधैव कुटुंबकम। तो उसमें क्या है, अपनी दृष्टि को या अपने विचारों को व्यक्ति क्या कर लेता है, विस्तृत कर लेता है और संपूर्ण विश्व को अपना ही क्या मानता है, घर मानता है। किंतु क्षेत्रवाद में व्यक्ति अपने क्षेत्र को ही अपना घर मानने की क्या करता है, कोशिश हितों को तलाशने की कोशिश करता है। तो इसे हम क्षेत्रवाद कह सकते हैं। चलो देख लेते हैं। क्षेत्रवाद से अभिप्राय किसी देश के उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत है यानी कि वो कुछ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कारणों के कारण या हितों के लिए क्या है, जागृत है। जागृत अवस्था में कि इसका भी क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं क्षेत्रवाद। उसके पश्चात अपने क्षेत्र या भूगोल के प्रति अधिक प्रयत्न, किसी व्यक्ति द्वारा अपने जो क्षेत्र है और जो निवास स्थान है उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसके प्रति अधिक प्रयत्न आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक अधिकारों की चाह की भावना से। किस किस के प्रकार के, आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक अधिकारों की चाह की भावना से क्या है, इसको हम क्षेत्रवाद कहते हैं। इस प्रकार की भावना से बाहरी बनाम भीतरी का क्या है, जन्म होता है। ऐसी भावना आपने महाराष्ट्र में देखी होगी, जहां क्या है, महाराष्ट्रियों को या जो आसपास के लोग हैं उनको अपना, और जो उत्तरी भारत के लोग हैं उन्हें पराया। वैसे ये क्षेत्रवाद की भावना सभी जगह विद्यमान होती है, पर कहीं जगह क्या है, ये हमको अधिक देखने को मिलती है। तो इसको हम क्या है, क्षेत्रवाद कह सकते हैं। किसी भी देश की एकता और अखंडता के लिए क्या है, ये क्षेत्रवाद सबसे बड़ा खतरा होता है। के निवासी क्या है, स्वयं को विशिष्ट मानते हुए या विशिष्ट मानते हैं, अन्य राज्यों व लोगों से अधिक अधिकारों की मांग भी वे क्या करते हैं और इसके लिए आंदोलन भी करते हैं। तो ये कुछ क्या है, क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम है। और इसके अतिरिक्त सरकार पर भी क्या है, ये लोग क्षेत्रवाद के आधार पर अपनी मांगे मनवाने के लिए क्या है, दबाव डालते रहते हैं। और इस प्रकार की कोशिशों का कई बार नतीजा हिंसा के रूप में भी हमें देखने को मिलता है। कोई भी मनुष्य जहां जन्म लेता है तथा जहां अपना जीवन व्यतीत करता है, उस स्थान के प्रति उसका लगाव होना क्या है, स्वाभाविक है, ये तो सभी जानते हैं। किंतु ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अपने क्षेत्र विशेष को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक दृष्टि से सशक्त और उन्नत बनाना विकास प्रक्रिया का क्या है, एक स्वाभाविक एवं अभिन्न अंग हो सकता है। लेकिन जब यह भावना एवं लगाव
अपने ही क्षेत्र विशेष तक सिमटकर अत्यंत संकीर्ण रूप धारण कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रवाद कहते हैं, जैसा मैंने आपको प्रारंभ में बताया था। अब समझते हैं कि क्षेत्रवाद के प्रकार कितने होते हैं, या क्षेत्रवाद की अवधारणा से हम और क्या क्या अर्थ ले सकते हैं, या क्षेत्रवाद के प्रकार भी इसे कह सकते हैं। क्षेत्रवाद एक विचारधारा है जिसका संबंध क्या है? ऐसे क्षेत्रों से होता है जो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक कारणों से क्या है? अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत रहते हैं। जब यह है तो उसी को हम क्षेत्रवाद कहते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें आते हैं? इसमें राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर क्षेत्रों का विभाजन इत्यादि से संबंधित मुद्दों को शामिल किया जा सकता है। जब क्षेत्रवाद की विचारधारा को किसी क्षेत्र विशेष के विकास से जोड़कर देखा जाता है तो यह क्या है? इस अवधारणा को हम नकारात्मक कह सकते हैं। क्या है? जब क्षेत्रवाद की विचारधारा, क्षेत्रवाद अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अति, मैंने कहा, जैसा कहा भी गया है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो अति किसी भी चीज में क्या है? अच्छी नहीं होती है। तो इसी प्रकार क्षेत्रवाद की विचारधारा जब क्या है? किसी क्षेत्र विशेष के विकास से जोड़कर देखी जाती है कि हम इसको ही डेवलप करेंगे और इसको न किया जाए, या कोई व्यक्ति जो उस क्षेत्र से आता है वो उसी की सोचे, संपूर्ण की न सोचे। जैसे अगर हमारे वर्तमान में या जब भी किसी समय कोई प्रधानमंत्री रहे और जिस राज्य से वो निकले उस राज्य का लिए कुछ ज़्यादा सोचें और अन्य राज्यों के लिए कम, तो क्या है? ये कहीं ना कहीं क्या होगा? हानिकारक होगा। तो ऐसी क्या है? ये मैंने बड़े स्तर पे बताया आपको, छोटे छोटे स्तर पर आप इस प्रकार के क्षेत्रवाद को देखते रहते हैं। अब आते हैं क्षेत्रवाद के उदय के कारण। दो तीन प्रकार के कारण हैं। सबसे पहले है भाषाई आधार पर। भाषाई आधार पर क्या है? क्षेत्र क्या है? क्षेत्रवाद का बढ़ावा देने वाले कारणों में सबसे पहला है कि हम इस भाषा के हैं। जैसे जर्मनी में आपने देखा होगा जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ विश्व में, वो कहीं ना कहीं इस भाषाई आधार पर ही क्या है? नस्ल आधार पर भी था, पर कहीं ना कहीं जर्मन भाषा को और जर्मन लोगों को सबसे उत्कृष्ट समझना और उत्कृष्ट मानना, ये नेपोलियन के द्वारा क्या है? कहीं ना कहीं हिटलर के द्वारा, और इससे पूर्व नेपोलियन भी ये कार्य कर चुका था। उस कारण हमको ऐसे युद्ध तक देखने को मिले, और वो किस कारण हुए? कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद, और वो भी भाषाई आधार पर। इसके बाद दूसरा है भाषाई विवाद स्वतंत्रता से पूर्व भी प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं। वर्ष 1920 में कांग्रेस पार्टी द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग की गई थी। चलिए, ये कुछ घटनाएं बताई है इन्होंने कि भाषाई आधार पर कब कब ऐसा हमको देखने को मिला। तो 1920 में कांग्रेस पार्टी द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की सर्वप्रथम क्या है? मांग उठाई गई थी। ये कुछ तथ्य हैं, आपको ध्यान रखने चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और वर्ष 1927 में नेहरू रिपोर्ट में क्या है? जो कांग्रेस ने 1920 में मांग उठाई थी, उस मांग को क्या है? पुनः से दोहराया गया था। और उसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी सबसे विवादित विषय क्या है? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन था। और इस विवाद को समाप्त करने के लिए क्या है? वर्ष 1948 में धर आयोग का गठन किया गया, तथा इसके बाद जेवीपी समिति ने भी क्या है? भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की क्या है? सिफारिश है कि सबसे पहले भाषाई आधार पर किस राज्य का गठन हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर सबसे पहले क्या है? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था।
उसके पश्चात भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 1956 में क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग की भी क्या है, स्थापना की गई थी। और इस आधार पर जब इसकी स्थापना की गई, बहुत सारे राज्यों का गठन भाषाई आधार पर हुआ है। और वर्ष 1960 में क्या है, महाराष्ट्र को दो भागों में बांट दिया गया, गुजरात और गुजरात उसमें से एक भाग था। और 1966 में पंजाब का भी क्या है, विभाजन कर दिया गया। तो ये सब क्या हुए थे, भाषाई आधार पर हुए थे। इस प्रकार भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन ने क्षेत्रवाद को उत्पन्न करने का तथा इसे विकसित करने में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये टोटल बता दिया इसने, भाषाई आधार पर किस प्रकार क्या है राज्यों का गठन की मांग उठी और कब कब ये इतिहास इसका कैसा रहा। उसके पश्चात धर्म के आधार पर भी क्या है, क्षेत्रवाद की भावना हमें देखने को मिलती है। और धर्म जो ये है, इसको भी क्षेत्रवाद का एक प्रमुख कारण माना जाता है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा धर्म या धर्म की भावना को उद्वेलित कर लोगों से क्षेत्रीय विकास के क्या है, वादे किए जाते हैं, जो कि देश की क्षेत्रीय अखंडता और जो संप्रभुता है, देश की एकता और अखंडता है, उस के उन धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं के साथ खिलवाड़ करना है जो संविधान द्वारा उन्हें मूल अधिकार के रूप में क्या है, प्रदान किए गए। कहीं ना कहीं आपको पता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें संविधान द्वारा दिया गया है। और उनके साथ जब राजनीति या राजनीतिक से संबंधित जो लोग हैं, उसको ढाल बनाकर मनुष्यों के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसके अलावा आर्थिक असंतुलन के आधार पर भी क्या है, क्षेत्रवाद होता है। इसको समझ लेते हैं। आर्थिक असंतुलन, कोई क्षेत्र पिछड़ा है तो वहाँ के जो लोग हैं वो उसको आगे बढ़ाने के लिए भी क्या है, क्षेत्रवाद की भावना को विकसित करने की कोशिश करते हैं। या कोई क्षेत्र है, वहाँ के लोग अगर पढ़ लिख गए हैं या समझदार हैं या ऐसे स्थानों पर हैं जहाँ से वो अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर सकते हैं, तो ऐसी भावना भी क्या है, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती है। आपने कहीं ना कहीं बहुत अधिक देखा होगा कि जो क्षेत्रवाद है, कहीं ना कहीं हमको जो नौकरियों में या जो एग्जामिनेशंस हैं उसमें आप आए दिन अखबारों में क्या है, ऐसी घटनाओं को पढ़ते रहते हैं कि क्या है, क्षेत्रवाद के कारण लोगों ने आंदोलन किए उस क्षेत्र विशेष को कुछ वो दिलाने के लिए। आधार पर जो क्षेत्रवाद की भावना है उसको इस प्रकार देखा जा सकता है कि असमान आर्थिक विकास क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ावा देने में क्या है, सहायक होता है। असमान आर्थिक विकास का अर्थ है कि आप किसी जगह बहुत अधिक विकास कर रहे हैं और किसी जगह क्या है, विकास को वंचित कर रहे हैं, तो इससे क्षेत्रवाद की भावना क्या है, विकसित होती है। और क्षेत्रवाद की भावना जब विकसित होगी तो उसको प्रोत्साहन भी कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। देश में कई राज्यों के अंदर भी आर्थिक असंतुलन की स्थिति हमको देखने को मिलती है। एक ही राज्य के दो क्षेत्रों में संसाधनों के वितरण में क्या है, विषमता कहीं ना कहीं देश में देखने को मिलती है, जो राज्यों की सीमा के अंदर ही क्या है, असंतोष को जन्म देती है और जिससे हिंसा तक की स्थिति आ जाती है और क्षेत्रवाद की समस्या क्या है, उत्पन्न होती है। आर्थिक असंतुलन एक राज्य के भीतर ही नहीं बल्कि दो या उससे अधिक राज्यों के बीच भी हमें देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में विकास का स्तर क्या है, उड़ीसा, बिहार और
अन्य जो पिछड़े राज्य हैं उनसे कहीं अधिक है। और पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में यह अंतर हमको कहीं ना कहीं और अधिक देखने को मिलता है। क्षेत्रीय विकास में असंतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण विभिन्न राज्यों के बीच मतभेद उत्पन्न होते रहते हैं, और इन मतभेदों के कारण भी क्या है, क्षेत्रवाद को प्रोत्साहन मिलता है। अब राजनीति के आधार पर बात करें तो भारत में क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं राजनीति का भी क्या है, एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और वो अपने चुनावों को जीतने के लिए क्या है, कहीं ना कहीं इस क्षेत्रवाद की भावना को उद्वेलित करते रहते हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत में क्षेत्रवाद की समस्या को क्या है, बल राजनीतिज्ञों ही द्वारा दिया जाता है। मैंने पहले भी इसको स्पष्ट कर चुका हूं। 1968 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग व नक्सलवादी क्षेत्रों में विद्रोहों से चिंतित होकर केंद्र सरकार द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में हथियार रखने पर क्या है, प्रतिबंध लगा देने के निर्णय को राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के रूप में माना। तो ये क्या है, राजनीति के आधार पर क्या है, उस क्षेत्र विशेष को मतलब राजनीति करना चाहा, क्षेत्रवाद को फैलाना चाहा। जनता पार्टी के शासनकाल में भी गौ हत्या प्रतिबंध के विषय पर केंद्र तथा तमिलनाडु, केरल व पश्चिम बंगाल की सरकारों के बीच उत्पन्न विवाद को उग्र क्षेत्रवाद का ही उदाहरण हम मान सकते हैं। अब क्षेत्रीय संस्कृति के आधार पर भी क्या है, क्षेत्रवाद फैलाया जा सकता है। विभिन्न जनजातियों द्वारा अपनी जो नरजातीय यानी कि जो संस्कृति या नरजातीय पहचान है उसको सुरक्षित बनाए रखने का प्रयास करना भी क्या है, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है। जैसे बोडोलैंड एवं झारखंड में जनजातीय आंदोलन। वहीं अपनी पृथक धार्मिक पहचान को बनाने के लिए पृथक खलिस्तान की मांग जैसे देशव्यापी मुद्दा भी क्या है, क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ावा देता है। अब क्षेत्रवाद क्या है, ये तो खैर छोटा विषय था। आप कहीं ना कहीं सीधा शब्दों से ही स्पष्ट है कि क्षेत्रवाद क्या है, क्षेत्र के आधार पर कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र को कि जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि इससे क्या क्या है, समस्याएं उत्पन्न हो रही है या चुनौतियां क्या क्या है। इससे क्षेत्रवाद की अवधारणा या क्षेत्रवाद के कारण क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने हमको देखने को मिलती है। तो सबसे पहली जो चुनौती है, बार बार नए राज्यों के गठन से देश की एकरूपता एवं अखंडता पर क्या है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी कि ये समस्या हो गई कि क्या है, एकता और एक रूपता व अखंडता पर या एकता और अखंडता पर क्या है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, या वो यूं कह सकते हैं कि उसको नुकसान पहुंचता है। नए राज्यों में एक भी ऐसा नया राज्य सामने नहीं आया है जिसके गठन के बाद विकास दर में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई हो। क्षेत्रवाद के कारण केंद्र राज्य संबंधों पर भी क्या है, नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि केंद्र और राज्यों के जो संबंध हैं उसमें क्या है, अगर किसी राज्य को लगता है कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार, या यूं कह सकते हैं हमारे साथ वंचितों सा व्यवहार किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो केंद्र के साथ अच्छे संबंध अपने संबंधों को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। वैसे कोई करेगा नहीं, पर केंद्र और राज्यों के संबंध क्या है, बिगड़ते हैं। कैसे? जहां उनकी अपनी सरकारें हैं वहां वो मदद करेंगे, जहां नहीं है वहां मदद नहीं करेंगे। तो इससे क्या है, केंद्र राज्य संबंध बिगड़ते हैं। क्षेत्रवाद से गठबंधन की राजनीति को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे क्षेत्रों के विकास के लिए नीति निर्माण या फिर इन नीतियों के क्रियान्वयन में दुविधा उत्पन्न होती है। तो ये समझाने की आवश्यकता है नहीं। क्षेत्रवाद के परिणाम स्वरूप अनेक क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है, और जिसके क्या है, प्राथमिकता देते नजर आते हैं। तो क्षेत्रवाद के कारण आपने क्षेत्रीय आधार पर क्या है, विभिन्न दलों का दल उत्पन्न हुए हैं, राजनीतिक दल। जैसे भारत में
भारत में तो है ही, आप उत्तराखंड में भी दे सकते हैं। यूकेडी, उत्तराखंड क्रांति दल, वो क्या है, क्षेत्रीय दल है। और उत्तराखंड क्षेत्र के उसके उत्तराखंड का जो आंदोलन था, उत्तराखंड आंदोलन, उसमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। पर कहीं ना कहीं इसका जन्म क्या है, क्षेत्रवाद के आधार पर ही हुआ है। क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा क्षेत्रीय विकास के वायदे कर लोगों के धार्मिक विश्वास का प्रयोग कर क्या है, वोट बैंक के तौर पर उसके उनके धार्मिक विश्वास का प्रयोग किया जाता है, जिसके चलते देश में सांप्रदायिकता एवं हिंसा का माहौल भी क्या है, पैदा होता है। क्षेत्रवाद के कारण देश में अलगाववाद की भावना को भी बढ़ावा मिलता है। समय समय पर हमें इसके बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे असम में अल्फा गुट का गठन, मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की गतिविधियां। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में भी आपने देखा होगा कहीं ना कहीं अलग जम्मू कश्मीर की मांग करते हुए बहुत सारे ऐसे दल हैं। ये क्या है, कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद और अलगाववाद की भावना से ही प्रेरित होते हैं। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आखिर इनके समाधान क्या है, तो उन समाधान पे बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो समाधान है, और किसी भी चीज़ का जो सबसे महत्वपूर्ण समाधान होता है, वो होता है शिक्षा। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से जब लोगों को शिक्षित किया जाएगा तो वो हर भावना से ऊपर उठ सकते हैं, चाहे वो क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, संप्रदायवाद है, धर्म नहीं आता है। इसलिए शिक्षा के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण का विकास कर लोगों एवं आने वाली पीढ़ियों में क्षेत्रवाद के दुष्परिणामों के प्रति क्या है, जागरूकता का विकास किया जा सकता है। दूसरा, राज्यों को मिलकर एक दूसरे के विकास में भागीदार के रूप में अपना अपना साथ आना होगा। और उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, जिस प्रकार पंजाब हरियाणा के थर्मल पावर स्टेशनों को बिजली निर्माण के लिए जरूरी कोयले की जो आपूर्ति है झारखंड और उड़ीसा से होती है, तो ये राष्ट्र क्या है, ये राज्य क्या है, आपस में आए हैं और इससे इन दोनों ही राज्यों की क्या है पूर्तियां हो रही है, और दोनों ही राज्य क्या है, विकास के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। तो यानी कि एक दूसरे की सहयोग और भागीदारी में हमें राज्यों को आना होगा, या बड़े स्तर पर ऐसी योजनाएं बनानी होगी कि लोग आपस में लोग या राज्य क्या है, आपस में सहयोग और भागीदारी की भावना को बढ़ाए। उसके बाद राज्यों की समस्या एवं जरूरतों को समझने के लिए नीति आयोग को और बेहतर तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि नीति आयोग इस प्रकार की नीतियां बनाएगा जिससे क्षेत्रीय असंतुलन न हो सके, तो उससे क्षेत्रवाद की भावना भी क्या है, कहीं ना कहीं कम होगी। अनुच्छेद 263 में वर्णित अंतर्राज्यीय परिषद, जिसका गठन राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों के समाधान हेतु एक परामर्शकारी संस्था के तौर पर किया गया है, इसके द्वारा दिए गए सुझावों पर राज्य सरकारों को ध्यान देने की क्या है, आवश्यकता है। और उससे क्या है, जो राज्य स्तर पर हमको क्षेत्रवाद देखने को मिलता है उसे कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सभी क्षेत्रों का समान विकास किया जाना, संविधान में वर्णित क्षेत्रीय परिषदों जो कि संवैधानिक निकाय हैं, इनका गठन देश के प्रत्येक हिस्से में राजनीतिक समन्वय स्थापित करने, विभाजन के बाद के प्रभावों को दूर करने एवं क्षेत्रवाद भाषावाद को रोकने के उद्देश्यों से किया गया था, ताकि देश के समग्र विकास के साथ साथ इसकी एकता एवं अखंडता को भी क्या है, बनाए रखने हेतु ये परिषदें अपने सुझाव समय समय पर प्रस्तुत कर सके। और इन परिषदों द्वारा दिए गए सुझावों पर त्वरित क्या है, राज्यों को कार्य करना चाहिए, या जैसे भी ये सुझाव देते हैं क्षेत्रीय परिषदें, तो उन पर राज्यों को सुझावों को मान लेना चाहिए। ठीक है, उससे भी क्या है, क्षेत्रवाद को कम किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा प्राकृतिक एवं खनिज संसाधनों का बंटवारा राज्यों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, इससे भी क्षेत्रवाद को कम किया जा सकता है। और केंद्र सरकार की वे सभी योजनाएं जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों पर केंद्रित हैं, इनका क्रियान्वयन क्या है, सही ढंग से होना चाहिए,
या इनकी निगरानी भी सही ढंग से होनी चाहिए, ताकि जो लाभ केंद्र सरकार देना चाहती है उन लोगों को, वो लाभ उन्हें मिल सके। इससे भी क्या है, क्षेत्रवाद को कम किया जा सकता है। अब निष्कर्ष रूप में क्या हम कह सकते हैं कि क्षेत्रवाद की विचारधारा को समझने के साथ साथ हमें इस बात पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, उसके बाद मराठी, गुजराती, पंजाबी, उत्तराखंडी जो भी है उसके पश्चात हैं, और हमें अपने व्यक्तिगत हितों को नज़रअंदाज करते हुए देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता का क्या है, सम्मान करना चाहिए। तो ये तो अपने जो व्यक्तिगत हित है उनको नज़रअंदाज करना चाहिए। वर्तमान परिदृश्य में हमें क्षेत्रवाद के स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। यदि क्षेत्रवाद का स्वरूप विकास से जुड़ा है और ये लोगों को विकास के लिए प्रेरित करता है, बहुत अच्छी लाइन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि वर्तमान परिदृश्य में हमें क्षेत्रवाद के स्वरूप को समझने की क्या है, आवश्यकता है। और यदि क्षेत्रवाद का स्वरूप विकास से जुड़ा है और यह लोगों को विकास के लिए प्रेरित करता है तो उचित है, और अगर ऐसा नहीं करता है तो क्या है, अनुचित है। इसके परिणाम सकारात्मक होने चाहिए, न कि नकारात्मक होने चाहिए। क्षेत्रीय विकास के साथ साथ हमें इस बात का भी खासा ध्यान रखना होगा कि क्षेत्रवाद राष्ट्रवाद से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को जो क्षेत्रवाद है, कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है कि अब आप लोग क्षेत्रवाद की अवधारणा को समझ चुके होंगे। अगर कोई बात अभी भी आपकी समझ में ना आई हो तो कमेंट करके अवश्य पूछें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत